हेडिंग डालो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला नहीं होगा ना नीचे। आज याद से सब जाके रिसेप्शन वाले भी है, उनको बोलने से मतलब है, वहाँ पे जाके बोल देना डाउट तो बहुत गर्म हो रहा है, पंखा लगा हुआ कुछ नहीं है, गर्म हो रहा है। गुड इवनिंग, आगे बढ़ते दोनों आगे। हाँ सबसे आगे इधर इसके पीछे वाले। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि सेकंड के लिए भी किसी का ध्यान इधर उधर शिफ्ट हो। जेड इफेक्टिव निकालना नहीं आएगा फिर कल कुछ नहीं कर पाओगे, फिर साइज़ नहीं आएगा, कुछ नहीं निकाल पाओगे, बेसिकली कैलकुलेशन ही बंद हो जाती है उसके बाद। क्वेश्चंस भी करने हैं आज तो खैर काफ़ी सारे। इधर इधर इधर, हाँ इस वाले, वो उधर लास्ट में, इधर ही बैठो आप, इधर उधर नहीं, इधर इस आगे वाले में, हाँ इधर आप, इधर लास्ट में आप आगे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना आज, तो मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ कि कोई भी थोड़ी देर के लिए इधर उधर ध्यान भंग करे अपना, फिर जेड इफेक्टिव नहीं निकाल पाओगे, फिर मेरे से कहोगे सर साइज़ निकालना भी नहीं आ रहा है, फिर कंपैरिजन भी नहीं आएगा, इसीलिए चलिए क्वेश्चंस तो फिर करेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हेडिंग बनाओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कॉलिन मैम वापस लेके चले गई जी, कॉलिन यहीं पर चलो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो Z, कैपिटल Z, कैपिटल Z, बेस पे EFF, Z इफेक्टिव कहते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं, Z इफेक्टिव ऐसे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, ठीक है। इज एन इजी फॉर्मूला, कैसे यूज करना है वो आज सीखेंगे हम, ठीक है। ये है क्या, न्यूक्लियस के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, सो दिस Z इज बेसिकली एटॉमिक नंबर, इनडायरेक्टली कहें तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है। एटॉमिक नंबर को ही नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं शायद, तो ये इनडायरेक्टली वही है, कहते हैं इसको हम है एटॉमिक नंबर। मतलब बेसिकली होने क्या वाला है, जो एटम के पास प्रोटॉन्स हैं उसमें से कुछ वैल्यू माइनस हो जाएगी, और ये जो माइनस होगी इसको क्या बोलेंगे, शील्डिंग, ठीक है। जो माइनस हो रही है उसको बोलते हैं शील्डिंग। तो मान लो किसी के न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन्स हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स पे क्या 20 के 20 प्रोटॉन फोर्स लगाएंगे, उससे कम लगाएंगे या उससे ज़्यादा, ये होता है शील्डिंग इफेक्ट में पढ़ना हमने, ठीक है। दिस इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रजनीकांत इफेक्ट, ठीक है, नॉर्मल क्लासेस के अंदर। सुनना ध्यान से क्या होने वाला है। सपोज दैट इट इज़ अ न्यूक्लियस, तो हम मान लेते हैं कि हेयर इज़ बेसिकली रजनीकांत, ठीक है। तुम्हें जो भी बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस कोई भी पसंद है, तो यू कैन एज्यूम दैट एट द न्यूक्लियस, जिसको तुम देखने गए हो, ठीक है। तो किसको, अच्छा नहीं, मैंने कहा क्या पता कुछ नाम लिखना हो किसी हीरोइन का चलो कोई हीरोइन ही बता दो, आज इफेक्ट का नाम बदलते हैं। छुटकी कौन सी हीरोइन है, अच्छा छुटकी, ओके चलो ठीक है तो आज से इसका नाम अब छुटकी इफेक्ट होगा बेसिकली। तो देखो यहाँ पे स्टेज में है छुटकी, ठीक है। तो अभी छुटकी का जो शो है जिसमें वो आई हुई है, ठीक है, वो होने वाला है तुम्हारा 7 बजे से, ठीक है, 7 बजे से होने वाला है। तो यहाँ से तुमने 7 बजे तक मैथ्स की क्लास ओवर हो जानी थी,
ठीक हो गया। बट आज थोड़ी सी डिले हो गई और 7:10 हो गया, 7:10 हो गए, और तब तक यहाँ तक भीड़ हो चुकी है। ठीक हो गया, इतनी भीड़ हो गई है पहले से। अब यहाँ से अर्नब भैया गए देखने के लिए चुटकी से चलो किसी और को भेज देते हैं, अर्नब चलेगा ना, ठीक है। चलो अभी ये छुटकी से देखने गए, अब यहाँ से वहाँ पहुँचने में 10-15 मिनट और लगेंगे, तब तक इतना भर गया। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब जैसे अर्नब भैया पहुँचेंगे उनको इधर पहुँचना पड़ेगा। सो दिस इज़ आवर टारगेट इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से सुनना, अगर इधर वाले इलेक्ट्रॉन को छुटकी को देखना है तो सामने तो भीड़ है ना, तो बहुत ध्यान से सोच के बताओ, अगर छुटकी को देखना है तो 2 तरीके हैं। पहला, यहाँ से दिख नहीं रही है, पहला तरीका सबको हटा दो, और अगर इसको थोड़ा ऊपर उठा दें तो दिख जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा कर नहीं सकते। और क्या कर सकते हैं? एग्जैक्टली, इसको थोड़ा सा पीछे खिसका दो तो अभी दिख जाएगा स्टेज। दिस इज कॉल्ड व्हाट? छुटकी इफेक्ट। इसी को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। बेसिकली क्या हो रहा है सुनो, इधर अंदर जितना शील्डिंग बढ़ता जाएगा, दैट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल कम मोर आउटसाइड, वो बाहर की तरफ आने लग जाएगा। अब इसका ओरिजिनल या लॉजिकल कारण क्या है वो सुनो, ये और यहाँ, तो हेयर इज न्यूक्लियस नाउ, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ। जैसे जैसे बीच में और इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, दे विल रिपेल दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन अगेन एंड अगेन, इसको बाहर की तरफ धक्का मारना स्टार्ट करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें जो ये बीच में बना है इसको कहते हैं शील्ड। तो ये जो शील्ड बन गया, इसकी वजह से न्यूक्लियस अब उतने फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। जितना ज़्यादा बीच में इलेक्ट्रॉन आएगा, इस इलेक्ट्रॉन को उतना रिपल्सन फील होगा, उतना पीछे खिसकेगा। मतलब अगर ये शील्डिंग का वैल्यू बढ़ जाता है, इसको हमने सिग्मा कहा, ये शील्डिंग बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन हैव टू मूव आउटसाइड। अब एटॉमिक रेडियस को याद करो, फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसी को एटॉमिक रेडियस कहते थे। अगर सिग्मा ज़्यादा हो गया, शील्डिंग ज़्यादा हो गया, साइज बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अब शील्डिंग कम है, मान लो ट्यूशन की छुट्टी कर दी छुटकी के आने की खुशी में, समझ में आया? छुटकी आने वाली है 4 बजे, यू आर देयर एट 2 बजे पहुंच गए तो कहाँ होगे? इधर। अब तुम्हें छुटकी साफ दिखाई दे रही है, तो अब क्या होगा? मिलने भी तो जाओगे, यू विल गो मोर क्लोजर। अगर शील्डिंग कम है, अंदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यू विल गेट मोर क्लोजर टू पर्टिकुलर न्यूक्लियस, और क्लोजर चला जाता है। लेस शील्डिंग, लेस सिग्मा, यू विल गेट क्लोजर टू द न्यूक्लियस। हाई शील्डिंग, हाई इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन यू एंड छुटकी, यू विल गो मोर फार। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं बीच में, तुम न्यूक्लियस से दूर जाओगे, साइज बढ़ जाएगा। कम न्यूक्लियस हैं, कम शील्डिंग है, यू विल गो क्लोजर। अब सुनो, इसी को रिलेट करो Z इफेक्टिव से। Z इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है, छुटकी को तुम कितने नज़र आ रहे हो, दिस इज कॉल्ड Z इफेक्टिव। अगर तुम इधर हो, क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि वो तुमको देखे? ऑब्वियसली नॉट। मतलब Z इफेक्टिव घट जाएगा। शील्डिंग जितना ज़्यादा होगी, न्यूक्लियस उतना कम तुमको खींच पाएगा। शील्डिंग जितना कम है, तुम इधर पे खड़े हुए हो, हाथ में बैनर लेके गए हो, छुटकी सीइंग ओनली यू, ठीक है, फिर तुम अर्नब की तरह हैंडसम भी हो, तो यू आर ऑन द फेस। क्लियर है इतना? ऑब्वियसली देखो, जितना नज़दीक है, बीच में जितने कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, यू विल गेट मोर इफेक्टिवली न्यूक्लियर चार्ज को फील कर पाओगे तुम। न्यूक्लियस का चार्ज उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे, घटता चला जाएगा। यू आर गोइंग मोर फार, मतलब ये Z इफेक्टिव कम होता जा रहा है। सिंपली सिग्मा और Z इफेक्टिव का रिलेशन क्या है वो समझ लो। Z इफेक्टिव अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सिग्मा को कम होना पड़ेगा। अगर शील्डिंग ज़्यादा हो जाएगी तो तुम दूर हो जाओगे, Z इफेक्टिव अपने आप कम हो जाएगा। दिस इज द सेकंड रिलेशनशिप विच यू हैव टू रिमेंबर। क्वेश्चन ये है कि Z या एटॉमिक नंबर मेरे पास होता है किसी का भी, जैसे मान लेते हैं कि आई हैव एन इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर 11, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। क्वेश्चन इज डिफरेंट नाउ। क्वेश्चन ये है कि इसके 11वें इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा Z इफेक्टिव, वो कितना होगा? क्या वो 11 प्रोटॉन के फोर्स के बराबर होगा या घट जाएगा? और अगर घटेगा तो कितना घटेगा? कितना घटेगा? इतना। तुम्हें शील्डिंग निकालनी है, Z तो ऑलरेडी गिवन है, तो अब शील्डिंग कैसे निकालते हैं वो सुनो। और शील्डिंग निकालने के लिए यू हैव टू रिमेंबर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन।
बिना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के शील्डिंग नहीं निकलती है। कैसे निकलती है देखो, खाली सुनते रहो अभी। फॉर NS एंड NP वैल्यू है 0.35, 1s के केस में 0.3 हो जाती है। ये लास्ट में एक क्वेश्चन कहीं करेंगे तो कर लेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल है, इतना मत जाओ। NS और NP के लिए वैल्यू कितनी है 0.35, N-1 के लिए वैल्यू कितनी है 0.85 और N-2 के लिए या N-2 के बाद सब के लिए N-2, N-2 के बाद सबके लिए वैल्यू कितनी है 1। अब ये है क्या, कैसे अप्लाई करना है वो सुनो। एक तो तुम्हें ये वैल्यू याद रखनी है 0.35, 0.85 और 1। अब मैं एक पहले थोड़ा ऐसा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसमें सब आ जाए, ठीक है। जैसे हम लोग शुरू करते हैं, देखना 1s2, 2s2, 2p6, फिर क्या होता है 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s, इतने तक के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब सुनो, तुम्हें शील्डिंग निकालनी है। सबसे बाहर कौन सी सेल का इलेक्ट्रॉन होगा, ऑब्वियसली सबसे बाहर वाले का। सबसे बाहर वाली सेल कौन सी है 5। पहले तो तुम कॉमन सब एक साथ रख लो। ये रहा 1, ये रहे 2 और ये हो गए 3 और 3, ये हो गए 4। तो जो कॉमन है उनको एक साथ कर लिया आपने, ठीक है। अब गिनना होता है इलेक्ट्रॉन। तुमने निकालना कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं एक बार इसको बना के देखता हूँ, रुक। ये 1, ये 2, 3, 4, 5। मैं SPDF नहीं बना रखे हैं, ऐसे बनाए हुए हैं। बोलो 5 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5th वाले में 5s2, और तो कहीं नहीं है ना, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये रहे। अब बोलो 4 वाले में कितने हैं, 4s2, 4p6। तो 4s2, 4p6 टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, उससे अंदर 3 वाले में देखो जरा, 3 वाले में कितने हैं, ये 1, ये 1 और ये 1, तो 10, 16 और 2 कितने हो गए 18। अब बोलो 2 वाले में कितने हैं, 6 और 2, 2 वाले में 6 और 2 8 हुए ना इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए। और फर्स्ट वाले में कितने हैं 2 है, ठीक है। हमने कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग इफेक्ट निकालना है, इस वाले के लिए। ये मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस पे इधर बैठे हुए न्यूक्लियस का Z इफेक्टिव कितना लगेगा। Z कितना है पहले वो बताओ। Z निकालने के लिए इन सबको जोड़ सकते हैं क्या, देखो 18, 19 और 20, सिंपल। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एटॉमिक नंबर भी तो उतना ही होगा, आयन थोड़ी है। तो इन सबको जोड़ दें क्या, इन सबको जोड़ के कितना आएगा देखो, 8 और 2 10, 10 और 18 कितना होता है, 10 और 18 28, 28 में ये 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 30 और 8, तो कुल मिला के 38 हो गए भैया के पास। तो Z है 38। क्वेश्चन है क्या इस इलेक्ट्रॉन को 38 के न्यूक्लियर चार्ज से खींच पाएगा ये, इससे तो कम होगा। तो क्वेश्चन इस कितना कम, वो है सिग्मा। सिग्मा निकालते हैं। सिग्मा के लिए ये वैल्यूज दिमाग में रखनी है। अब देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन तो गया, इसका तो कैलकुलेट ही करना है, तो ये अपनी शील्डिंग खुद तो करेगा नहीं, पर ये इलेक्ट्रॉन जिसमें ये था उसी में है। कैसे सुनना, N मतलब ये N मतलब जिस इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हो उसी का सेल। किसका निकाल रहे हो, 5th वाले का ना, तो 5s का निकाल रहे हो। 5 वाले में टोटल जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन सबको मल्टीप्लाई करो 0.35 से। 5 वाले में कौन है, एक ही बचा है ना, तो 1 इंटू 0.35, 5 हो गया क्या, N वाला हो गया ना, N-1, 5 - 1 कितना 4। 4 वाले में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको किससे मल्टीप्लाई करो 0.85 से। तो 0.85 मल्टीप्लाइड बाय, अब बोलो 5 से एक कम 4 वाले में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तुम इसको देख के गिन सकते हो, ये तो बाद में नहीं बनाना नहीं पड़ता है, यहाँ से गिन लो। 4 ये वाला, 4 ये वाले, 6 और 2 8 हो गए, ये लो। प्लस N-2 मतलब 5N था, 2 कम करो, तो लास्ट वाला ये यहाँ 3 आ गए, 3 और उससे कम सब N-2 के बाद के सारे ये, और फिर इससे कम इन सब के लिए 1 से मल्टीप्लाई। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो देखो, 18, 2 20 और 8 28। टोटल N-2 और उसके बाद कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं 28। इन सब को किससे मल्टीप्लाई करो 1।
ये है वैल्यू सिग्मा की, और इसको इस 38 में से माइनस कर दो, जेड इफेक्टिव निकल जाएगा। हाँ शुरू से करेंगे, चिंता मत करो, एक बार और देखेंगे, ध्यान से देखो। ये सारा माइनस करेंगे तो इफेक्टिव चार्ज निकल जाएगा। तो करना क्या है, तुमने n-1 और n-2 ढूंढ लेना है, बस हो गया। n क्या होता है, जिसका कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक और क्वेश्चन चेंज करके देखते हैं, 5s2 हटा देते हैं, हट गया। अब तुम्हें निकालना होगा अगले के लिए, ये भी नहीं रखते, सब हटा देते हैं। अब देखो, अब पहले तो तुम ढूंढोगे कि तुमसे किस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है। तो इनमें से सबसे बाहर जो अभी है वो ये 4p वाला इलेक्ट्रॉन है, 4p6 वाला, ठीक है, क्योंकि ये नंबर देखना होता है 1 2 3 4 4 3 वाला अंदर होगा, 4 वाला बाहर होगा, तो सबसे बाहर 4 वाला है। 4 वाले में भी सबसे बाहर कौन होगा, एस या p? 4 वाले में जो बाहर होगा सबसे, वो कौन होगा, p होगा। तो p के लिए एक इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं। p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना। तो उस वाले एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैं सिग्मा निकालूंगा। n की वैल्यू कितनी है ये बताओ, जिसके लिए निकाल रहे हो उस इलेक्ट्रॉन की सोचो। ये इलेक्ट्रॉन जो हम निकाल रहे हैं जिसके लिए सिग्मा, वो 4 पे बैठा हुआ है ना, तो ये 4 हो गया n। अब यहाँ से देखते रहो, n है 4, तो n-1 कितना है, n-2 कितना है, 4 - 1 is 3, 4 - 2 is 2। तो 4 में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ देखो क्या लिखा है, फॉर n, ns और np में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए कोड क्या है, इसका मतलब ns और np में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इतना ही इफेक्ट दिखा पाते हैं शील्डिंग करने में, 0.35, पूरा इलेक्ट्रॉन जितना नहीं। तो अब बताओ n = 4 में जिस इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग हम निकाल रहे हैं उसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये रहा 4 का एक इलेक्ट्रॉन का तो हम शील्डिंग निकाल ही रहे हैं, वो खुद की तो शील्डिंग करेगा नहीं। इसमें बचे कितने, 5, इसमें कितने हैं, 2, तो 2 यहाँ हो गए, 5 यहाँ हो गए। इसकी एक की तो हम निकाल रहे हैं ना, तो छठा वाला किसी काम का नहीं है। तो 5 यहाँ और 2 यहाँ, कितने, इन 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3,5 से, प्लस इससे एक कम 3 वाले के इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो गिनो। 3 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 16 और 18 दिख रहे हैं, तो टोटल कितने, 18 इलेक्ट्रॉन। n-1 के लिए नंबर क्या है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 से, प्लस n-2 कितना है, 2 और इससे कम सारे 2 और 1, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लो, ये लिखा है ना n-2 और उसके बाद के सब। तो n-2 कौन सा हो गया, 2 वाला, 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, और उससे कम जितने हैं सब गिन लो, अब कितने हैं, 2 और हैं, तो 6 2 8 और 2, इनको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से करना है, बस इन सबको जोड़ दो, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ सिग्मा। इसको z से घटा दो, z कितना था, तो इन सबको ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दो, वो हो गया उसका एटॉमिक नंबर। उस एटॉमिक नंबर में से सिग्मा घटा दो, यू विल गेट योर आंसर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकल जाएगा। क्लियर है, इतना कैसे करना है, कौन से 3 नंबर याद रखने हैं, समझ गए, और 0.35 0.85 और 1, ठीक है। कैलकुलेशन आसान होती है, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब पहले हम थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर लिखेंगे इसको, फिर 1-2 क्वेश्चन तुम और करोगे, 1-2 अच्छे क्वेश्चन फिर मैं कराऊंगा, तो कुल मिला के जेड इफेक्टिव क्लियर हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। बट ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम निकाल रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर कैलकुलेशन शेप एंड साइज, क्योंकि मैं बाद में तुमसे कहूँगा कि भैया यहाँ पर जेड इफेक्टिव डोमिनेंट है, यहाँ पे सिग्मा डोमिनेट है, फिर तुम कहोगे सर सिग्मा क्या होता है, वही समझ नहीं आया मुझे, इसीलिए, ठीक है। देखो पहले बिल्कुल छोटे छोटे वाले से करते हैं, लाइक एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेते हैं, ठीक है। जैसे तुम मुझे बताओ Na के लिए, Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, Na में एटम्स कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हुआ, 1s2 2s2 2p6 फिर 3s1। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा निकालना हो तो पहले तो ये बताओ z कितना है, 11, z इफेक्टिव कितना होगा, z माइनस सिग्मा, z इफेक्टिव इज इक्वल टू हो जाएगा z कितना हुआ, एटॉमिक नंबर के बराबर, माइनस सिग्मा मुझे निकालना है, ठीक है। तो आई विल गो फॉर सिग्मा। अब देखो कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे बाहर वाले के लिए निकालना है, वो अंदर वालों के लिए भी बोल सकता है, चिंता मत करना। अभी मैं तुमसे 3s1 के लिए पूछ रहा हूँ, n कितना है, फिर जिसके लिए पूछा है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 3s1 के लिए पूछ रहा है ना, तो n3 हो गया, तो बोलो n-1 कितना हुआ, n-2 कितना हुआ, क्लियर है इतना। पहले n वाले में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको 0.35 से मल्टीप्लाई करो, बोलो 3 वाले में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें एक भी नहीं है,
इसका निकालने वाले हो वही है ये तो इसका तो निकाल ही रहे हैं, इसका तो इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा और इसके अलावा कोई है नहीं, तो ये तो गया। अब n-1 यानी कि 2 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है गिनो, 8, तो पहला कैलकुलेशन हो गया 8 इंटू 0.85 प्लस, अब बोलो उससे कम कितने इलेक्ट्रॉन है, इससे कम और है क्या, होते तो वो भी जोड़ देते, अभी 2 ही है ना, तो इन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डन। ये हो गया सिग्मा की वैल्यू। कैलकुलेट करें इसको तो जाएगा 11 माइनस ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, कितना 6 पॉइंट, हाँ ये हो गया 6.8 प्लस ये कल किया था ये वाला तो कैलकुलेशन शायद हमने कल नहीं किया था ये सोडियम का, चलो ठीक है, कितना आ गया 11 माइनस 6 और 2 8.8, बोलो 8.8 11 में से माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, कितना 2.8 या 2, दिस इज द जेड इफेक्टिव। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आया 2.2। अब इसका मतलब क्या है वो समझो, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं 11, लेकिन इसके सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन 3s1 पे कितने ये प्रोटॉन चार्ज लगा पा रहे हैं, केवल 2.2। 11 प्रोटॉन्स हैं बेचारे के पास सेंटर में, पर किसी काम के नहीं है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इतने ही प्रोटॉनों की वजह से रुका हुआ है, अगर तुम इतने प्रोटॉनों से ज़्यादा चार्ज कहीं और से दे दोगे ना वो इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा। अब अंदर वालों का सोचो, अंदर वाले के लिए ये हट जाएगा तो थोड़ा कम होगा कि नहीं होगा, सिग्मा जैसे घटेगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा थोड़ा, तो अंदर वाले पे 2 पॉइंट्स से थोड़ा ज़्यादा चार्ज लग रहा होगा तो ज़्यादा खींचे हुए हैं। अब सोचो जो बिल्कुल न्यूक्लियस पे है 1s1 वाला इलेक्ट्रॉन, उस 1s1 वाले के लिए तो शील्डिंग है ही नहीं, तो वो पूरे के पूरे चार्ज से खींचा हुआ होगा, उसके लिए जेड इफेक्टिव कितना होगा, पूरा का पूरा। देखो फॉर्मूला क्या होता है जेड इफेक्टिव का, जेड इफेक्टिव निकालने के लिए जेड माइनस सिग्मा करते हैं। मैं कह रहा हूँ सबसे अंदर का इलेक्ट्रॉन निकालना है, सबसे अंदर प्रेजेंट सिंगल, उसके लिए सिग्मा कितना होगा, कोई है ही नहीं बाकी, तो क्या जेड इफेक्टिव जेड के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब जो सबसे अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर सारे प्रोटॉन्स एक साथ फोर्स लगाते हैं, और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ शिफ्ट होने लग जाते हैं चीज़ें बदलने लग जाती हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, अभी तो इसमें बहुत करने हैं हमने, चिंता मत करो। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, इस बार ले लेते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन और करना पड़े, लाइक Cl का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता सकते हो कितना होगा, 1s2 2s2 2p 6, फिर 3s2 3p 6, ns2 np5 होगा ना इसका, 17th ग्रुप है शायद, हो गया क्या, 5 6 7 8 9 10 11 और 6 17, डन, बढ़िया। अब फिर से वही कौन से इलेक्ट्रॉन का निकालना है, 3p5 वाले का, तो बोलो n कितना आया 3, n-1 कितना आया और n-2 कितना आएगा, ठीक हो गया। अब फिर से वही सॉल्व करना है, देखो z इफेक्टिव इज इक्वल टू z कितना है माइनस सिग्मा निकालेंगे ना। सबसे पहले तो n वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है ये बताओ मेरे को सोच के, n वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, जहाँ जहाँ पे 3 है वो सारे n हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन 6 है, पक्का 7 नहीं है, हाँ, क्योंकि एक तो खुद ही है ना वो, तो बचे इसमें 4 और इसमें 2, कितने हो गए, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, याद है n वाले को 0.35 से किया था, प्लस n-1 में कितने हैं गिनो 8, किससे करेंगे, प्लस n-2 में कितने हैं, n-2 2 ही हैं, और होते तो और कर लेते, 2 ही हैं तो क्या करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई, सॉल्व दिस, आंसर आ गया। आया समझ में कैसे करना होता है। चलिए ये क्वेश्चन उतारने हैं, थोड़ा सा हेडिंग बना के थोड़ी थ्योरी लिखते हैं, फिर करेंगे इसको, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन करेंगे इससे, ठीक है। अभी तो ये आसान से हैं, वैसे ज़्यादा आते नहीं है, जेड इफेक्टिव निकालो या ये निकालो ऐसा आता नहीं है, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि जेड इफेक्टिव होता क्या है, वरना फिर आगे वाले जो टॉपिक्स हैं ना वो कवर नहीं होते हैं, ठीक है। तो अभी जेड इफेक्टिव एटलीस्ट हम निकालने वाली कंडीशन में पहुंच गए, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करोगे तो यू विल गो हैंड इन हैंड विद दिस, बहुत ईजी हो जाएगा फिर तुम्हारे लिए, ठीक है। लिखिए हेडिंग क्या डाली है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो लिखो न्यूक्लियस कंटेन्स
nucleus contains protons, nucleus contains protons who are responsible for attracting all the electrons revolving around the nucleus. All the electrons revolving around the nucleus. All the electrons revolving around the nucleus. But all present protons cannot effectively attract the electrons which are away from them, ठीक है. But all the protons cannot attract effectively the electrons which are away from them. मतलब ये जितना Z है पूरा उतने एफिशिएंसी के साथ दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींच पाएगा. क्यों नहीं खींच पाएगा? ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट. तो आगे लिखो, दिस इज ड्यू टू द शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट. This is due to the shielding or screening effect. This is due to the shielding or screening effect. This is due to the shielding or screening effect. डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, डबल इन्वर्टेड कॉमा में. The inner electrons repel the outer electrons. The inner electrons repel the outer electrons to decrease the influence of nucleus. It is known as screening or shielding effect. It is known as screening or shielding effect. डन. आगे लिखो, पहले तो ये डायग्राम बनाओ फिर लिखाते हैं. ठीक है, आसान है. न्यूक्लियस के अंदर Z थे, सबसे बाहर वाले को रिपल्सन मिलेगा, अंदर वाले को अट्रैक्शन मिलेगा. न्यूक्लियस से बाहर वाले पे अट्रैक्शन कम हो जाएगा.
समझ के बनाना कि क्या कहना चाह रहा है वो, ठीक है। स्क्रीनिंग ये बाहर वाली यहाँ जो रिपल्सन दे रहे हैं इसको स्क्रीनिंग कहते हैं। ये क्रिएट्स अ काइंड ऑफ स्क्रीन कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का पता ही ना चले, और जितना बढ़िया रिपल्सन देंगे अपने आप को उतना बढ़िया अट्रैक्शन मिलेगा ना, वरना एक और हिस्सेदार आ जाएगा। इससे बढ़िया है कि उसको बाहर ही रखो, आने ही मत दो, वो फिनोमिना है, ठीक है। बोला था आपने नीचे पंखे के लिए, नहीं बोला ही नहीं होगा, नहीं भैया। चलो आज हड़ताल करो, भूख हड़ताल, फीस हड़ताल, क्लास हड़ताल। बोल देना उनको, ऐसा कुछ नहीं है, देख लेंगे तो लगा लेंगे। डन, बढ़िया। देखो ये है शील्डिंग। अब बहुत ध्यान से सुनते रहो। पहले मैं कुछ रिलेशन कंपेयर करवा रहा हूँ, अगर वो समझ में आ रहे हैं तो बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद ये देखो, एटम का साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बीच में क्या रिलेशन होगा बताओ, ध्यान से सुनना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ये जो Z है न्यूक्लियस, ये कितना अट्रैक्शन फोर्स लगा पा रहा है। सोचो, अगर Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन नज़दीक आएगा कि दूर जाएगा? नज़दीक आएगा। साइज बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। इट मीन्स साइज और Z, ये Z इफेक्टिव में क्या रिलेशन है देखो, एज यू विल इंक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस जितना इफेक्टिवली चार्ज लगा पाएगा आउटर मोस्ट सेल उसके उतना नज़दीक आता चला जाएगा, और नज़दीक आएगा तो साइज़ क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये ऐसा ही रिलेशन होगा क्या, या इन्वर्स रिलेशन होगा? इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। इफ़ आई एम इंक्रीजिंग द Z इफेक्टिव, जैसे जैसे Z इफेक्टिव बढ़ा, न्यूक्लियस इज अट्रैक्टिंग द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मोर एंड मोर, द साइज इज डिक्रीजिंग। अच्छा, इसी को फिर से रिलेट करके देखते हैं। अगर किसी का Z इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है, दैट इज उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो बोलो शील्डिंग ज़्यादा हुई होगी कि कम? Z इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है, सिंपल इधर देखो, Z इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फॉर्मूला था कहीं पे, ये Z इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है, तो बोलो सिग्मा ज़्यादा होगा कि कम? ऑब्वियसली कम। जब शील्डिंग कम हुई होगी, Z इफेक्टिव ज़्यादा आएगा, मतलब क्या है सुनो, जो न्यूक्लियस बैठा है ना वो तुमको ज़्यादा बेटर देख पा रहा है, तो बोलो बीच में शील्डिंग ज़्यादा होगी कि कम? कम होगी, तब तो देख पाएगा। सो नाउ Z इफेक्टिव और शील्डिंग का क्या रिलेशन है, जितना ज़्यादा Z इफेक्टिव होगा शील्डिंग उतनी कम हुई होगी। अब इन दोनों को रिलेट करके एक साथ लिख सकते हैं क्या हम? वो बनेगा एक प्यारा सा रिलेशनशिप। वो क्या है सुनो, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, साइज इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Z इफेक्टिव, और 1/Z इफेक्टिव सिग्मा के साथ सीधे सीधे रिलेशनशिप में जाएगा क्या? इनवर्स होता है ना, सिग्मा और Z इफेक्टिव का इनवर्स रिलेशन है, तो अगर 1/Z इफेक्टिव तो मतलब डायरेक्टली सिग्मा। क्लियर है इतना? इसको ऐसे समझो, अगर शील्डिंग ज़्यादा होगी, अगर बीच में भीड़ ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैव टू शिफ्ट मोर बैकवर्ड, साइज बढ़ाना पड़ेगा। तुम सबसे बाहर की लाइन में खड़े हो, बीच में बहुत भीड़ है, सेंटर देखना है, तो थोड़ा पीछे जाओगे ना देखने के लिए उसको, और जो थोड़ा पीछे गए तो साइज़ बढ़ गया ना तुम्हारे वाले घेरे का, वही यहाँ पर हो रहा है। एंड दिस इज ओवरऑल कॉल्ड व्हाट, साइज एंड Z इफेक्टिव रिलेशनशिप, जो बहुत काम आएगी साइज डिफाइन करने में, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट लिख लो ऐसे ही, पहले ये फिर ये, एंड देन मेक दिस वन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डायरेक्टली रिलेट करेंगे, साइज, Z इफेक्टिव एंड सिग्मा। इसमें से सिग्मा निकालना सीखेंगे अभी हम, फिर ओवरऑल 1-2 क्वेश्चन करेंगे बस। फिर कल से हम साइज कंपैरिजन स्टार्ट कर देंगे। तो कल पीरियोडिक टेबल याद कर लेना आप, क्योंकि कल मैं क्वेश्चन दूंगा पीरियोडिक टेबल से, यहाँ पे 10-12 क्वेश्चन करेंगे कल हम लगातार, ठीक है। पीरियोडिक टेबल नहीं आएगी तो पहचान ही नहीं पाओगे कहाँ से आ रहे हैं एलिमेंट। S और P रटे होने चाहिए। D ब्लॉक की पहली लाइन याद कर लेना, पहला जो रो है वो पहली याद है, दूसरी भी कर लोगे तो ठीक ही है, मतलब ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है दूसरी करने में। डी ब्लॉक कैसे याद करना है, एक तो ऐसे लाइन याद रखनी है, दूसरा 1-2 वर्टिकल कॉलम्स याद होने चाहिए तुमको, एक को जिंक कैडमियम लास्ट वाले में से कोई याद कर लेना, एक शुरू का याद कर लेना,
कौन सी? स्कैंडियम, एट्रियम, वो लेंथेनम और एक्टिनम वाली, सकिया लाख वाली, ठीक है। एक ये वाली लाइन याद कर लेना, एक लास्ट में से कोई याद कर लेना, ठीक है। जैसे इनको याद कर लो या इनको याद कर लो, इनमें से कोई याद कर लेना, ठीक है। और ऊपर वाली तो पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर वाली इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक का 3D सीरीज़ कहते हैं जिसको। और एस और पी तो कंपलसेशन है, वो तो ऑप्शन ही नहीं है उसमें, वो पूरी याद करनी है। एस और पी पूरी हो जाएगी याद, बढ़िया। ये बना दिया, ये भी लिख दिया। अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव, कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव, कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव, कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव। अगली लाइन से ये फॉर्मूला लिख दो, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, वेयर z effective is equal to z minus sigma, where z is equal to atomic number, where z is equal to atomic number and sigma is equal to shielding coefficient, या shielding constant बोल दो, screening constant बोल दो, screening coefficient बोल दो, सब सेम चीज़ है। sigma is screening constant, shielding constant, shielding कुछ भी, ठीक है, हो गया screening constant और the shielding constant, ठीक है। साइड में लिखो कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, ठीक है। पहला पॉइंट, फॉर NS एंड NP इलेक्ट्रॉन्स 0.35, ये था NS और NP के लिए 0.35। सर ND भी तो हो सकता है कभी कभी, NF भी तो हो सकता है। D और F का शील्डिंग इफेक्ट बिल्कुल खत्म होता है, किसी काम का नहीं होता है, उनको 0 मान के चलते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर है शील्डिंग का, अभी लास्ट में लिखाऊंगा। सबसे बढ़िया शील्डिंग S करता है, फिर P, D और F लगभग नहीं के बराबर करते हैं। इसकी वजह से तुमको लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिलता है, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 11th। फॉर NS एंड NP इलेक्ट्रॉन्स 0.35 होती है सिग्मा की वैल्यू, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे मल्टीप्लाइड बाई 0.35 करते जाओगे, ठीक है। कितना शील्डिंग देता है NS और NP का इलेक्ट्रॉन? 0.35, एक पूरा इलेक्ट्रॉन इतना शील्डिंग दे पाता है। अगर उससे एक कम वाले में हो, एक अंदर हो, उसको क्या बोलेंगे? फॉर N-1 शेल, पूरी शेल ले लेते हैं इसमें, S, P, D, F सब चलेगा, सारे सब सेल चलेंगे, तो शेल ही लिख देते हैं सीधे। N-1 वाली सारी सेल जितनी भी हैं, एक ही होगी N-1 वाली सेल, उसके अंदर सब ग्रुप या सब सेल्स अलग अलग होंगी, जैसे 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f सब हो सकती हैं। शेल तो एक ही होगी ना पूरी, तो अगर शेल मिल गई ठीक है, नहीं तो सब सेल्स में तो नीचे नंबर देखना जो जो कॉमन है वो कितनी होती है वैल्यू? 0.85। थर्ड, फॉर N-2 शेल्स कितनी होती है? 1। एंड द लास्ट, फॉर लेस देन N-2 इलेक्ट्रॉन्स, इनके लिए भी कितनी? N-2 और N-2 के पीछे जितने हैं फिर उन सब के लिए 1 1 1, वो मतलब अपना पूरा शील्डिंग में कवर देते हैं, पूरा रिपल्सन में योगदान देते हैं। S हो, P हो, D हो, F हो, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। सो दीज आर सर्टेन कोड्स जो याद रखने हैं, दो याद रखने हैं, 0.35 0.85। S वाला क्वेश्चन आता नहीं है। जैसे हीलियम के केस में थोड़ी दिक्कत होती है, अगर मैं तुमसे हीलियम के लिए पूछूंगा ना तो तुम कहोगे सर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि भैया ये है न्यूक्लियस तुम्हारा, हीलियम के पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ, एक ये और एक ये, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि हीलियम के इस एक इलेक्ट्रॉन पे, इस वाले इलेक्ट्रॉन पे Z इफेक्टिव कितना लग रहा होगा, तुम कहोगे सर Z इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है Z माइनस सिग्मा। Z कितना है? 2। तो क्या 2 के 2 प्रोटॉन इसको खींच रहे हैं? ऑब्वियसली नॉट। तो कितने? तो 2 माइनस सिग्मा। सिग्मा कैसे निकालेंगे? इनका यूज करके। N कौन सा है? दूसरे, ये खुद ही N वाली शेल तो है,
इसके अंदर है ही कहाँ कोई सेल। और n वाले के लिए खुद वैल्यू कितनी होती है 0.35, लेकिन 1s वाले केस में ये मैंने तुमको बोला 0.35 नहीं 0.30 होती है खाली 1s वाले में, और वो खाली हीलियम में लगता है, बाकियों में नहीं लगता है। तो इसमें कितनी आएगी 1 2 माइनस बचा कितना इलेक्ट्रॉन, n वाले में एक ही तो बचा, टोटल 2 थे, एक पे तो तुम खुद ही कैलकुलेट कर रहे हो तो बचा एक, उस एक पे कितना होगा 0.3 होगा, तो आंसर कितना आएगा 2 माइनस 0.3, कितना आ गया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना लगेगा। बोलो दूसरे इलेक्ट्रॉन पे कितना लगेगा, सेम कैलकुलेट करोगे ऐसे ही तो आएगा। एक इलेक्ट्रॉन खुद ही हो गया, बचा एक ही, n में बचा ही कितना, एक के लिए 0.3 होती है, यहाँ बाकियों में 0.35 होती है, हीलियम वाले केस में इतनी होती है, 1s के लिए ये होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे ns एंड np इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, क्योंकि 1s वाले में p होता ही नहीं है, ठीक है, तो p वाले के लिए अलग हो गया। तो ये कर सकते हैं यहाँ पे, तो z इफेक्टिव आ गया हीलियम के लिए कितना 1.7, दिस इज़ फॉर हीलियम, कैलकुलेट नहीं करना है, इजी, ठीक है, एक केस है बस, बाकी सब में ये फॉर्मूला लगेगा। नाउ गो फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन कर लो, ये 11Na यहाँ से यहाँ तक पूरा निकालो, फिर क्वेश्चन कर लो ये क्लोरीन वाला, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना, आगे को जेड इफेक्टिव निकल जाएगा। पहले ये वाला करो, फिर ये पूरा कर लो, हीलियम छोड़ दो, हो गया 6.1 आ रहा है, ठीक है, 30 3 18 2.1 आया होगा उसका, 2.1 प्लस 6.8 प्लस 2 हो जाएगा 6 7 8 9 10, 10.8 और 1 9 2 11, मतलब 11.1 सॉरी 01। अच्छा ये तो इधर तो पॉइंट ही नहीं है, 8 और 1 9 6 7 8 9 10 10.9, और ओवरऑल है कितना 17, तो 17 माइनस 10.9, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू 17 माइनस 10.9, तो कितना आ गया 6. बढ़िया। चलो अब तुम जेड इफेक्टिव निकाल ही चुके हो, तो थोड़ा सोच के बताओ, क्लोरीन और सोडियम में से साइज में बड़ा कौन होगा? सोडियम और क्लोरीन में से साइज में बड़ा कौन होगा? सोडियम होगा पक्का, क्लोरीन होगा, सोच लो आराम से। क्या दोनों के लिए 3s 3s 3p है, थर्ड वाली सेल चल रही है, तो सेल तो बड़ा नहीं भैया, सेल बढ़ जाता तो सीधे कह देते साइज़ बढ़ गया है। एक में 3s हो, एक में 4s हो, फिर तो चर्चा ही खत्म हो गई, 4s वाला ऑब्वियसली बड़ा होगा, पर है तो दोनों में 3, इधर भी 3 है उधर भी 3 है। अब बताओ जेड इफेक्टिव ज़्यादा कहाँ है, क्लोरीन में कि सोडियम में? सोडियम में जेड इफेक्टिव ज़्यादा है कि क्लोरीन में? क्लोरीन का जेड इफेक्टिव निकला है 6.1, सोडियम का निकला है 2.2, किधर ज़्यादा है? जिधर जेड इफेक्टिव ज़्यादा है उधर इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच लिया गया होगा, तो साइज़ घट गया होगा उसका, तो ज़्यादा बड़ा साइज़ किसका हो गया? सोडियम का। सोडियम ज़्यादा बड़ा होता है इन कंपैरिजन विद क्लोरीन, ठीक है। ये अभी कंपेयर करेंगे तो वहाँ फिर से आ जाएगा, ये चिंता मत करो, वहाँ तुमको इसका फ्लो ही मिल जाएगा पूरा कि कैसे साइज़ बढ़ता है या घटता है करके। ठीक है, दोनों कर लो। सिक्सटीन सल्फर के लिए निकालो जरा, 16 सल्फर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना, ठीक है, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर जब इसके लिए निकाल लोगे तो फिर निकालना
15 के लिए निकालें। चलो ये 3 तो निकालो, कंपैरिजन तो पता चल ही जाएगा हमको। 16s 15p, 15 ही होता है ना p। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 नहीं होता, यही होता है, 15 ही होता है। क्या ही करना है, अपने आप होता है जितना होता है, हमसे पूछ के थोड़ी हुआ था, है कि नहीं है। एक तुम यहाँ एटॉमिक नंबर याद नहीं कर रहे हो, 12th वाले एटॉमिक मास याद नहीं कर रहे हैं, फिर एग्ज़ाम के टाइम पे रोकेंगे ये याद नहीं था सर, नहीं तो 1 नंबर ये इसमें आ जाता, 2 नंबर इसमें आ जाते। कभी भी अगर जेड इफेक्टिव में कंफ्यूज होते हो तो जस्ट गो विद द मुन्नी इफेक्ट, है ना? नहीं, क्या नाम था उसका? मुन्नी कहाँ से आ गई? मैं तो छोटा भीम वैसे भी नहीं देखता हूँ मैं। क्या? छुटकी, छुटकी इफेक्ट, ठीक है। अब वहाँ से याद कर लेना, इफ़ यू आर क्लोजर तो छुटकी यू विल गो मोर क्लोजर, नज़दीक हो तो ज़्यादा नज़दीक जाओगे। इफ़ यू आर अवे फ्रॉम छुटकी यू विल गो मोर अवे फ्रॉम छुटकी, ठीक है। मतलब बीच में शील्डिंग ज़्यादा है तो तुम अपना साइज एक्सपेंड करोगे, बाहर की तरफ जाओगे। बीच में शील्डिंग कम है तो तुम नज़दीक आने की कोशिश करोगे, ऐसे। तो वो याद आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। इनिशियली अभी तक ये रजनीकांत इफेक्ट था, आज से छुटकी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बेसिकली रजनीकांत का लॉजिक ये था कि रजनीकांत इज़ अ वेरी फेमस एक्टर, है ना, नॉर्थ साउथ सब जगह उनका काफ़ी वो है। निकल गए दोनों के लिए? कितनी आसान आसान से कैलकुलेशन है, बताओ। चलो तुम तब तक करो, मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से लिख ही देता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, इधर भी लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रॉन्स वगैरह लिख देता हूँ, तुम अपने हिसाब से करते रहना। n n-1 n-2 एंड अदर्स, हाँ तो मैं ऐसे लिख देता हूँ n-2 एंड अदर्स। अगर कोई होंगे तो n-2 के पीछे और होंगे तो उनको सीधे सीधे जोड़ देना। इधर भी सेम, n में n-1 में और n-2 एंड अदर्स। भैया के पास n में हो जाएंगे 4 और 5, n-6 और 2 8, इधर 2, इधर n में हो जाएंगे 2 और 2 4, n-1 में 8, इधर 2, ठीक है ना। ये हो रहे हैं। नाउ कैलकुलेटिंग द वैल्यूज़, 5 इंटू 0.35 0.85 इंटू 1 0.35 0.85 एंड 1 आया। सिग्मा की वैल्यू या ओवरऑल? सिग्मा कितना आ रहा है सल्फर के लिए? 10.55, ये 10.90 था ना, पक्का इतना ही आ रहा है। इधर 10.20, ठीक है। Z इफेक्टिव कितना आ रहा है? इधर कितना आया? 5.45, ओके। इधर 4.80, इधर कितना था? 6.10। एक काम और कर सकते हो क्या? ये 5.45 में से 4.80 माइनस करो तो
5.45 में से 4.80 माइनस करो, कितना? बोलो बोलो। 0. चलो, ये 6.10 में से 5.45 माइनस करो तो ये 6.10 में से 5.45 नहीं हो पा रहा, सेम आ रहा है 0.65 इस पे और इस पे माइनस करना है 5.45 कितना? गजब, कुछ आ रहा है समझ में क्या चल रहा है? गणित काम कर रही है, गणित। ये हो गए दोनों कैलकुलेशंस कर दी, जल्दी करो फिर ये रिलेशन निकालते हैं। इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, एक बार निकालो बस, पूरे पी में यही चलते रहता है और तुम्हें कब का निकालना भी नहीं पड़ता है। हो गया। दीज आर सर्टेन ट्रिक्स जो हम बीच में चीटिंग की तरह यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहा है ना कम, तो एक फिक्स वैल्यू तो होनी चाहिए थी, वही ढूंढते हैं हम, वो मिल गई 0.65 होती है, तो इसको याद कर लेते हैं। तो पी ब्लॉक के कभी भी जेड इफेक्टिव नहीं निकालते, उसके बाद एक का निकालते हैं, याद रखते हैं बस। पहली वाली लाइन का निकालो चाहे लास्ट वाली का निकालो, तुम्हारी मर्जी। शॉर्टकट्स में बहुत काम आते हैं, मतलब बेसिकली जब भी तुम MCQs के लिए जाओगे कभी भी कैलकुलेट नहीं करते, तो वैल्यू याद रखोगे 0.65, किसी एक का निकाल के पता होता है तुमको, सबका आ जाता है। हटा दो इसको, देखो फिर अब जरा इस वाली पूरी चेन को बना के देखते हैं, ठीक है। सपोज दैट आई हैव ओनली जेड इफेक्टिव फॉर क्लोरीन, ये क्लोरीन वाले भैया के लिए अपने पास क्लोरीन, ये पूरी चेन क्या होती है? यही होती है ना। अब बोलो जेड इफेक्टिव, अभी निकाल के लाए हो, क्लोरीन का कितना आया था? 6.10, सल्फर का कितना आया था? 5.45, फॉस्फोरस का कितना आया था? 4.80। बोलो सिलिकॉन का कितना आएगा? कितना आएगा? बोलो 4.15। एल्यूमिनियम का कितना आएगा? नो नीड टू कैलकुलेट, हाँ 3.50। ठीक है, कैसे निकाला वो देखो। इन दोनों के बीच गैप कितना है? अगले वाले के बीच में, अगले वाले के बीच में, इधर, तो ऑल गैप आर, तो इसका मतलब पी ब्लॉक के अंदर इंक्रीज होता है 0.65 का जेड इफेक्टिव में। अब फिर से इसको साइज से रिलेट करते हैं, ठीक है। इतना तो बना ही दिया तुमने, अब एक बात बताओ मेरे को, जेड इफेक्टिव और साइज का कहीं रिश्ता लिखा था क्या हमने? अच्छा इसमें नहीं लिखा है, वैसे लिखा है जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज, ये रिश्ता क्या कहलाता है? समझ आया शुरू से? क्या जेड इफेक्टिव जैसे जैसे बढ़ेगा साइज घटेगा। ये बताओ इनमें सबसे बढ़िया साइज किसका होगा? सबसे बड़ा साइज एल्यूमिनियम का, एंड दैट्स हाउ साइज डिक्रीजेस अगेन एंड। तो सबसे छोटा कौन होगा? लास्ट वाले की चर्चा नहीं करते हैं, लिख दो ऐसा, ये डब्बा बना दो साइड में, बस हो गया। ये जब साइज पढ़ेंगे दोबारा पढ़ेंगे इसको, अभी के लिए ऐसे ही लिख दो। और ये सेम नीचे वाले में भी होगा, गैप फिक्स होगा। ये मत रट के जाना कि 3.50 था, नीचे वाले में भी 3.50 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गैप वहाँ भी 0.65 होगा। तो एस और पी में हमेशा गैप कितना रहता है? 0.65 रहता है। पी वाले का गैप फिक्स है कितना? 0.65। चाहे वो ऊपर वाली सीरीज हो, इससे ऊपर वाली में भी सेम होगा, नीचे वाली में भी सेम होगा। बस एक लाइन का याद है तो बाकी सारे निकल जाते हैं। और ये 0.65 बढ़ेगा आगे को जाने पे जेड इफेक्टिव, ये ध्यान रखो। अब एक सिंपल सी चीज़ देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे साइज बढ़ता है या घटता है, तो क्या कहोगे? यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है, समझ में आ गया। लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्यों? जेड इफेक्टिव बढ़ता है, हो गया, रीजन भी आ गया। अब वो जब भी पूछेगा वाई एल्यूमिनियम हैविंग ग्रेटर साइजर देन फॉस्फोरस, क्या बोलोगे? बिकॉज ऑफ जेड इफेक्टिव, खत्म। ठीक है इतना। तो कल हम साइज कंपेयर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कल ये जेड इफेक्टिव निकालना नहीं सिखाऊंगा, कल एक दो क्वेश्चंस और कर लेना कहीं से निकाल के, किसी के लिए भी कैलकुलेट करके चेक करना। और कल ये जैसे आज ये साइज़ कंपेयर किया ना, कल पीरियोडिक टेबल में लगभग सारे साइज़ कंपैरिजन करेंगे। पहले ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डी ब्लॉक में क्या होता है, ऐसे
कुल 10-12 क्वेश्चंस करेंगे जिससे हम समझेंगे साइज़ में क्या चेंज आता है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3-4 दिन तुम्हारा और चलेगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाला चैप्टर, देन आफ्टर ये खत्म हो जाएगा। ज़्यादा नहीं है चैप्टर, चिंता मत करो। ये सारे चैप्टर इनऑर्गेनिक के बहुत छोटे होते हैं, ये तो मैं समझाने के लिए ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ इनमें, ये तो इतना लेता नहीं है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस आज ही कवर करवा देता, पर मैंने कहा क्यों करनी है जल्दी, आराम से सीखते हैं, ठीक। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जाओ।